ग्राउंड पे 2-3 पार्टियां ही नज़र आती हैं मुख्य तौर पे। एक तो सबसे पहले जो है बीजेपी, आरजेडी और आपका कांग्रेस भी नज़र आती है कहीं ना कहीं, और आरएलजेडी भी आपको नज़र आएगी। लोजपा इसमें बहुत आगे है, सीपीआई भी बहुत अच्छा है। लव कुश की बात करते हैं तो कुछ तो ऐसे ही ख़त्म हो चुका है, अभी उपेंद्र कुशवाहा जी उनसे हट चुके हैं, और इस चीज़ का प्रमाण इस 2020 के चुनाव से मिल जाएगा। जब उन्होंने अलग चुनाव लड़ा तो नीतीश जी कहाँ से कहाँ आ गए। क्यों नहीं लोजपा के साथ वो इस तरीके की गतिविधि किए, लेकिन बुलाया हर बार कुशवाहा जी को, क्योंकि पता है ये समीकरण का भी तो नाम आप लोगों ने लव कुश ही दिया है। 14 में एनडीए में थे, 3 सीटें मिली थी, अब की बार 3 मिलेंगी कि 2 ही पे अटक जाएंगे? जो पहले था वो आज भी रहेगा। अच्छा। वो बरकरार है, उससे कुछ कम नहीं है। कम नहीं है। क्षेत्रीय दल जो होते हैं उनका मेन तो लड़ाई तो क्षेत्रीय ही होता है, जो कि हमारा 2025 का विधानसभा होगा। तो सीधी सीधी बात है, उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि वो सीएम के रेस में उतरे। चुनाव नजदीक आ रहा है, आपकी पार्टी आरएलजेडी जिसके रणनीतिकार हैं आप, पार्टी को सिंबल अभी तक नहीं मिला है तो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में बिगुल फूंका जा चुका है। एक तरफ आईएनडीआईए गठबंधन है जिसने अपनी जमीन तैयार कर ली है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी अपने कुनबे को मजबूत कर रहा है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार की लड़ाई बेहद कांटे की टक्कर की मानी जा रही है। एक तरफ 6 दलों का गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, मुकेश सहनी अपनी यात्रा पर और चिराग पासवान भी पूरा दम भर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति भी नया मोड़ लेगी या क्या कुछ होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ चुनावी रणनीतिकार परवेज आलम हैं, प्रशांत किशोर के साथ भी काम कर चुके हैं, साथ ही साथ लंदन से पढ़ाई किया है। काफी कुछ इनसे समझने को और जानने को मिलेगा देश की और बिहार की चुनावी राजनीति के बारे में। सबसे पहले तो आपका एक संक्षिप्त परिचय दर्शक जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा जो है नमस्कार। जैसा कि आपने बताया, परवेज़ आलम मेरा नाम हुआ और मैं यहीं सिवान का रहने वाला हूँ। बहुत छोटे परिवार से आता हूँ, लेकिन शुरू से ही यह महत्वाकांक्षा मेरी बहुत बड़ी रही है। जीवन में जो भी काम लिया है मैंने उसको सोचा है कि उसके हमेशा जो है उसके शिखर पे रहूँ, उसके टॉप पे रहूँ। तो आपने बताया बाहर जाके, विदेश जाके पढ़ाई करने का मौका मिला। वहाँ गया तो मैं पहली बार भारतीय ऐसा छात्र था जो छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। उसके पूरे यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार हुआ। वहाँ से आने के बाद जो है मैंने एक कंपनी का स्थापना किया, जो शार्क टैंक तक भी गए हम लोग, और कुछ 100 करोड़ की कंपनी जो है मैंने बनाई। आपने भी ये चीज़ बताया कि प्रशांत किशोर जी के साथ मैं जुड़ा रहा, उनके साथ भी मिलके मैंने जन सुराज जो पदयात्रा चल रही है और जो अभियान चल रहा उसमें एक अहम भागीदारी दी मैंने। और वर्तमान में मैं जो है राष्ट्रीय लोक जनता दल, जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के की पार्टी है, उसमें मैं एक रणनीतिकार का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। तो ये जो जन सुराज से कुशवाहा जी तक का संपर्क का यात्रा रहा, कैसे प्रशांत किशोर जी के साथ मिले, क्या काम किया, और अब उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कैसे काम चल रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जी से मैं युवा हूँ और मैं उन युवाओं में से एक हूँ जो प्रशांत किशोर जी की बातों से प्रभावित होते हैं। और इस चीज़ में प्रशांत किशोर जी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं यूथ को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में। जिस तरह की बात वो करते हैं अपने अभियान में, जैसे कि एक जो बात मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि बिहार को बदलने के लिए बाहर से, झारखंड से, यूपी से कोई नहीं आएगा, हम बिहारियों को ही जो है ये चीज़, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो यही बातों से बहुत यूथ जो है आकर्षित होते हैं उनकी तरफ। मैं भी आकर्षित हुआ और सबको छोड़ छाड़ के उनके साथ जुड़ा। मुझे एक अच्छी जिम्मेदारी भी मिली, जो पदयात्रा चल रही उसमें भी मेरी रणनीति लगी, और भी बहुत सारी जिम्मेदारी थी उसमें मैंने काम किया। और फिर ये है कि देखिए, लाइफ में एक चीज़ कांस्टेंट है ना, वो सामान्य है, वो है चेंज। आपको जो है परिस्थिति देखते हुए, अपना करियर देखते हुए आगे बढ़ना होता है। मुझे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बुलाया और आज उनके साथ मैं जुड़ के उनकी पार्टी के लिए रणनीति बना रहा हूँ। तो पार्टी की रणनीति 24 के लोकसभा में क्या है?
अब तो तैयारी पूरे जोर शोर से हो रही है। चिराग पासवान का तो हेलीकॉप्टर भी उड़ने लगा है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी सिंबल अभी तक किसी को मालूम नहीं क्या मिलेगा, क्या नहीं, क्या होगा और कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन सी सीटें होंगी। नया पार्टी है, नई फिर से गठबंधन बनी है, कैसे होगी ये राजनीति? देखिए, सबसे पहली बात है, रणनीति कभी बताई नहीं जाती है। मेरा अगला चाल क्या होगा, रणनीति बस यही कह सकते हैं ना कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारी पार्टी क्या कर रहे हो। तो सबसे पहला बात तो ये है कि हम अपनी चाल तो बता नहीं सकते कि हम आगे करने वाले क्या है, लेकिन इतना जान लीजिए कि आने वाले चुनावों में राष्ट्रीय लोक जनता दल जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। अच्छा, एक और सवाल है, नीतीश कुमार का जो समीकरण भी, क्योंकि आप रणनीतिकार हैं तो बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो जाति की बात खूब होती है। अब कहा जाता है कि लव कुश समीकरण पहले उनके पास था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी छटक गए हैं और फिर कुछ समीकरण उनसे हट गया है। क्या सचमुच ग्राउंड लेवल पर नीतीश कुमार का लव कुश समीकरण खत्म हुआ है? देखिए, इस बात में आप सही पकड़े हैं। समीकरण जो है उसकी बात अगर करें तो ग्राउंड से, ज़मीन से जदयू पूरी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। कहीं भी दिखाई नहीं देती। अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे, आप खुद पत्रकार हैं, आप जाते ही होंगे, और जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो वहाँ ग्राउंड पे 2-3 पार्टियां ही नज़र आती हैं मुख्य तौर पे। एक तो सबसे पहले जो है बीजेपी, आरजेडी और आपका कांग्रेस भी नज़र आती है कहीं ना कहीं, और आरएलजेडी भी आपको नज़र आएगी। लोजपा इसमें बहुत आगे है। सीपीआई भी बहुत अच्छा है। सीपीआई जो है आपका हमेशा उसका काडर मजबूत रहा है। उसकी खासियत सबसे बड़ी उसकी संगठन है। और लेकिन इस चीज़ में अगर आप जदयू को ढूंढेंगे, जदयू नज़र नहीं आती है। तो समीकरण तो बचा नहीं है। लव कुश की बात करते हैं तो कुछ तो ऐसे ही ख़त्म हो चुका है। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी उनसे हट चुके हैं, और इस चीज़ का प्रमाण इस 2020 के चुनाव से मिल जाएगा। जब उन्होंने अलग चुनाव लड़ा तो नीतीश जी कहाँ से कहाँ आ गए, ये चीज़ का उनको तो अच्छे से खबर है। जी तो चिराग मॉडल की चर्चा करते हैं कि उसके वजह से हार गए। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुशवाहा जो वोट है जो उनसे कट गया, इस वजह से ही अब देखिए कई बार पार्टी को मर्ज कराया गया। क्यों नहीं लोजपा के साथ वो इस तरीके की गतिविधि किए। उन्होंने बार बार उपेंद्र कुशवाहा को ही कैसे बुला लिया। अब वो अलग चर्चे की बात है कि हो कैसे जाता है, लेकिन बुलाया हर बार कुशवाहा जी को, क्योंकि पता है ये समीकरण का भी तो नाम आप लोगों ने लव कुश ही दिया है। आपने कोई और क्यों नहीं दिया समीकरण का नाम। तो जो कुश समाज का वोट कट रहा है, अभी देखिएगा कि सबसे पहले तो अगर पूरे बिहार भर में देखिए तो कुशवाहा समाज का एक ही नेता है, वो है उपेंद्र कुशवाहा। लगभग जो है आपका 10% जो है इसका वोट है। अच्छा। पूरे बिहार में, तो एक मायने रखता है। और इस वोट बैंक के बेस पे ही ये मुख्यमंत्री बनते थे हर बार। क्योंकि अगर सिर्फ कुर्मी समाज, जिस समाज से ये आते हैं, उसका सिर्फ 2.7%, 2.7% ही वोट है। तो अगर देखिए तो इनका वोट बैंक भी खिसका है, और दूसरा संगठन तो इनकी चरमरा। अच्छा, अब 24 का चुनाव है, एनडीए में पार्टी आपकी शामिल भी हो गई है, जिसमें हैं आप। बड़ा चर्चा है सीट को लेके। 14 में एनडीए में थे, 3 सीटें मिली थी, अब की बार 3 मिलेंगी कि 2 ही पे अटक जाएंगे, ये बड़ी चर्चा है। तो इसको लेकर क्या रणनीति बन रही है? देखिए, अभी हमारे पार्टी की तरफ से सीट के रिलेटेड जो घोषणा है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। उससे पहले जो है उचित नहीं है कि मैं इस बारे में कुछ बात करूं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जो पहले था वो आज भी रहेगा। अच्छा। वो बरकरार है, उससे कुछ कम नहीं है। जो इज्जत हमारे इंडिया में पहले थी वो आज भी है। चलिए, अब थोड़ा प्रशांत किशोर की तरफ भी चलते हैं। आप तो उनके साथ काम किए हैं। पद यात्रा जो उन्होंने शुरू की, इतने लंबे समय तक आप उस पद यात्रा का हिस्सा रहे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपने उसमें संभाली। इस पद यात्रा का असली मकसद क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कुछ करता है बिना लाभ, बिना उद्देश्य से करता नहीं है। सीधी सीधी बात है। कहने को तो ये एक अभियान के नाम से शुरू हुआ था, आज आप हर तरफ देखिएगा PK फॉर CM सुनाई देता है। तो ऐसे ही थोड़ी लोग उठ के चले आते हैं।
वो मशाल आपको लगानी पड़ती है कि भाई आपको यही करना है। सीधी सीधी बात है, ये एक पार्टी बनने जा रही है। अभी बहुत जल्दी ही आपको खबर मिलेगी कि जनसुराज एक पार्टी बन गई है, एक पार्टी का रूप ले लिया और 2024 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो क्षेत्रीय दल जो होते हैं उनका मेन तो लड़ाई तो क्षेत्रीय ही होता है, जो कि हमारा 2025 का विधानसभा होगा। तो सीधी सीधी बात है, उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि वो सीएम के रेस में उतरें। तो लोकसभा पे नजर है या केवल विधानसभा पर? नहीं, बिल्कुल ये मेरा दावा है कि वो लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। इस चीज़ में मैं आपकी स्टूडियो में बैठ के इस चीज़ का दावा कर रहा हूँ कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं? क्या कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे? अब संगठन तो बना ही रहा है, जनसुराज के लोग संगठन बना रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं, उसी में से कैंडिडेट निकालेंगे। या वो तो है ही रणनीतिकार, कहीं ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही सकते हैं। अगर कैंडिडेट अगर नहीं मिले तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिलता है। अगर देखा जाए तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अभी 24 में किसका टिकट ढूंढेंगे, या तो बीजेपी का ढूंढेंगे, या तो जेडीयू का देखेंगे, या आरजेडी का देखेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनको टिकट ना मिलने की वजह से वो उनको निर्दलीय लड़ना पड़ता है। तो हो सकता है ऐसे लोग भी जो है जनसुराज को टिकट मिल जाए और वो लड़ लें। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जो है वो अंदर अंदर राजनीति करते हैं, दूसरे पार्टियों से भी साठगांठ उनकी रहती है, किसी और का समीकरण बिगाड़ने के लिए खुद का नया समीकरण खड़ा कर दिया है। तो क्या सचमुच इस बात में दम है कुछ? देखिए, बात यह है कि कुछ लोगों की फितरत नहीं बदलती है। घूम घूम के तो कहते हैं कि देखिए हमने ये जो है काम छोड़ दिया, अब हम किसी का साथ नहीं देंगे, किसी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए काम नहीं करेंगे, बिहार की जनता के लिए काम नहीं। तो इसका तो जवाब नॉर्मली कोई गूगल सर्च कर ले, देख ले कहाँ आईपैक काम कर रही है। कह सकते हैं कि उनका नाम नहीं आईपैक उनके इशारे के बिना तो हमको लगता नहीं है कि कदम बढ़ा ले अपना। तो हर जगह जो है अभी कई जगह तो चुनाव चल ही रहा है, उसकी तैयारी चल रही है अलग अलग पार्टियों के लिए। दीदी जो है वो सबसे बड़ी क्लाइंट है, अगर क्लाइंट कहूँ तो, है ना। तो उनका अलग अलग जगह पे चुनाव की तैयारी है, कई जगह भी रिसेंटली हारी भी हैं। तो वो कौन करता है, उसका रणनीति कौन बनाता है? प्रशांत किशोर बनाते हैं। अभी फ़िलहाल में, अब मैं दावा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आया, मेरे जो भी दोस्त मित्र हैं जनसुराज में, उन्होंने भी ये भी बताया कि अभी फ़िलहाल में जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में जो फूट हुआ, जिसमें गहलोत और सचिन चल रहे थे, तो गहलोत जी ने जो है अलग एक रणनीतिकार, एक टीम बनाई रणनीति के लिए। तो उनको ऑप्शन दिखा कि चलिए सचिन को हम अपने पाला में ले लें, हमारा जो है आर्थिक यहाँ से फ़ायदा निकल जाए। तो शुरू में कुछ दिन तो उन्होंने इनसे काम करवाया। अब इस चीज़ से आप ये भी जान सकते हैं, कुछ दिन के लिए पदयात्रा स्थगित थी। अब किसी ने मेडिकल प्रूफ मांगा उनसे, भाई हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कहाँ थे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर अपने दिल्ली के शेखपुरा आवास में थे, पटना के शेखपुरा आवास में थे, या दिल्ली थे, या राजस्थान थे, कहाँ थे? तो ये सारी चीज़ें हैं, जनता इस चीज़ का कयास लगाए। हम ये है कि हम अपने हिसाब से जो खबर मुझे पता है, इतना करीब रहने में इस चीज़ पे बात मैंने किया है। तो फितरत नहीं बदल सकती है, ये चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि ये कह दे वो कि हाँ अब हम नहीं करेंगे, ये नहीं मान सकता मैं। कितने सीटों पे लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर? इसका अनुमान आप इससे लगा लीजिए कि पदयात्रा जिन जिन जिलाओं में जा चुकी है, जिन लोकसभा क्षेत्र से गुजर चुकी है, वहाँ सबसे ज़्यादा संभावना है। चुनाव नज़दीक आ रहा है, आपकी पार्टी आरएलजेडी जिसके रणनीतिकार हैं आप, पार्टी को सिंबल अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आगामी चुनाव में जब जाएंगे सिंबल नया होगा तो लोगों तक बात पहुंचाने में दिक्कत हो सकती है? अगर आप देखिए, राष्ट्रीय लोक जनता दल से ज़्यादा लोग जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। ठीक है, वही उनके सिंबल है। ईवीएम पे उनका फोटो नहीं रहेगा ना? बात सही है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब नई पार्टी रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें समय लगता है। अगर चुनाव तक ये चीज़ नहीं हो पाता है तो कोई भी टेम्पोररी सिंबल दे दिया जाता है, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमारे पास है कि अगर सही वक्त पे अगर नहीं हो पाता है तो और क्या तरीका हो सकता है।
तो उसके लिए भी तरीका है हमारे पास। अगर टाइम पे हमें सिंबल नहीं मिलता है और हम उसका प्रचार प्रसार लोगों तक पहुंचा नहीं पाते अपने सिंबल को, तो उसको किस तरीके से देखना उसके लिए क्या भी है। नया सिंबल ही मिलेगा? क्योंकि ये कहा जाता है कि आप अपने तरफ से भी प्रस्ताव रख सकते हैं, या फिर पुराना जो रालोसपा का सिंबल था उसे ही एक बार फिर से लाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस सवाल पे मेरे से बेहतर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इस चीज़ पे बता सकते हैं। तो कभी आप उनसे बात करें तो इस सवाल को ज़रूर करें उनसे। मैं इस पे, मुझे उचित नहीं लगता है कि इस बारे में बात करूं मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आरएलजेडी के रणनीतिकार परवेज आलम हमारे साथ थे। एक लंबी इनका जो रणनीति का अनुभव है, चुनावी राजनीति का, उस पर हम बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर की पदयात्रा कैसे शुरू हुई, क्या मकसद है और आगे वो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर भी चर्चा हुई, बिहार की राजनीति पर भी, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की जो नई पार्टी बनी है उसका सिंबल क्या हो सकता है, कब तक मिलेगा और कैसे उसका प्रचार प्रसार भी होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में। एक तरफ 6 गठबंधन है, 6 दलों का गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। लेकिन कांटे की लड़ाई का अनुमान इस बार जरूर माना जा रहा है। और 24 का जो चुनाव होगा उसके पहले नीतीश कुमार की जो अभी की राजनीतिक चाल देखने को मिल रही है उसमें भी बहुत कुछ संकेत मिलने लगे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके जवाब जो हैं आगामी आने वाले समय में पता चलेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।